Hello everyone, welcome to Yachna Science classes. How are you all? I hope you all are fine. As you know, we are doing chapter number 6 and in the same series today we are going to discuss very important topic, that is transcription. Now what is transcription? Actually it is the process of copying. यहाँ पर किसकी कॉपी होने वाली है? प्रोसेस ऑफ कॉपिंग ऑफ वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए. प्रोसेस ऑफ कॉपिंग ऑफ वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इनटू आरएनए. इट मीन्स डीएनए से आरएनए बनने की प्रोसेस को क्या बोला जाता है? ट्रांसक्रिप्शन. नाउ मेनी स्टूडेंट्स आर थिंकिंग अबाउट दिस थिंग दैट जितना लंबा डीएनए है वो पूरा का पूरा ट्रांसक्रिप्ट होता है आरएनए के अंदर. बहुत सारे बच्चे मानते हैं कि जितना लंबा डीएनए होगा, लाइक 2.2 मीटर डीएनए इज देयर, उससे पूरे का पूरा एक आरएनए बन जाता है ट्रांसक्रिप्शन में. नो, इट इज़ नॉट देयर. तो कितना डीएनए बनता है? 1 to 2% ऑफ डीएनए कन्वर्ट इनटू आरएनए. ओनली 1 to 2% ऑफ डीएनए कन्वर्ट इनटू आरएनए. Okay, first confusion is clear. Second confusion which student faces that like in DNA both strands separate from each other और दोनों ही strand का complementary strand बनता है and 2 DNA बन जाते हैं. तो यहाँ पर भी सेम चीज़ स्टूडेंट्स यही सोचते हैं कि पक्का RNA में भी ऐसा ही होता होगा. 2 RNA स्ट्रैंड विल बी देयर. 2 RNA बनते होंगे, यानी DNA के जो 2 स्ट्रैंड हैं उन दोनों स्ट्रैंड से एक एक RNA बन जाता होगा. बहुत सारे बच्चे ऐसा सोचते हैं, जबकि ऐसा नहीं है. लाइक क्वेश्चन आता मीन्स यहाँ पे वाई नॉट बोथ स्ट्रैंड्स ऑफ DNA ट्रांसक्रिप्ट इनटू RNA. डीएनए के दोनों स्ट्रैंड आरएनए क्यों नहीं बनाते हैं? देखो, अगर सपोज ये डीएनए है हमारा, 2 स्ट्रैंड है इसके लाइक दिस, और इसके दोनों स्ट्रैंड आरएनए बनाने लग जाएं. ये एक आरएनए बनाएगा, लाइक इसने ये एक आरएनए बनाया और इसने ये आरएनए बनाया. अब ये जब 2 स्ट्रैंड बनेंगे, बोथ विल बी कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएंगे, तो दोनों मिलकर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना लेंगे. और डबल स्ट्रैंडेड अगर आरएनए बन जाएगा तो वो 2 तरह की प्रोटीन को कोड करने लग जाएगा. तो डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन विल बी फॉर्म्ड विच ड्यू टू विच कॉम्प्लेक्सिटी विल बी अराइजेस. फर्स्ट रीजन तो ये हो गया. सेकेंड, ये बाई चांस ये डबल स्ट्रैंड नहीं हो पाता है. डबल स्ट्रैंड अगर ये नहीं होगा तो भी ये किसी दूसरी प्रोटीन के लिए कोड करेगा, ये किसी दूसरी प्रोटीन के लिए कोड करेगा. तो किसी एक डीएनए से डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स बन जाएंगी विच इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉम्प्लेक्सिटीज. ओके, सो व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस? व्हाई नॉट बोथ स्ट्रैंड ऑफ डीएनए कॉपी इनटू आरएनए? बिकॉज इफ बोथ स्ट्रैंड्स विल बी कॉपीड इनटू आरएनए देन दे विल कोड फॉर डिफरेंट प्रोटीन. वो दोनों अलग अलग प्रोटीन के लिए कोड करने लग जाएगी, जिसकी वजह से कॉम्प्लेक्सिटी अराइज होगी. इसीलिए दोनों ही स्ट्रैंड डीएनए के लिए आरएनए के लिए कोड नहीं करते. ओनली वन स्ट्रैंड विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसक्रिप्शन. नाउ वी विल सी कौन सा स्ट्रैंड रिस्पॉन्सिबल होगा और क्या होता है, इसको देखते हैं. अब हम सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रांसक्रिप्शन यूनिट की, कि कौन कौन वो पार्ट हैं डीएनए के जो ट्रांसक्रिप्शन करते हैं, आरएनए बनाते हैं. सी, दिस इज द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए. ये क्या है? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है. ठीक है. अब इस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को यहाँ पर हमने नाम दिया है स्ट्रक्चरल जीन. क्या नाम दिया है? स्ट्रक्चरल जीन. ठीक है. स्ट्रक्चरल जीन है ये. इसमें इस तरह से जो है बेस पेयर्स हैं. जो स्ट्रक्चरल जीन है इसके आगे कुछ सीक्वेंसेस प्रेजेंट है और इसके पीछे भी कुछ सीक्वेंसेस प्रेजेंट है स्ट्रक्चरल जीन के. दिस इज द 3' एंड दिस इज 5' एंड दिस इज 5' एंड इट इज 3' एंड. नाउ सी, इसके आगे जो सीक्वेंसेस हैं, इन सीक्वेंसेस का नाम है प्रोमोटर सीक्वेंस. प्रोमोटर सीक्वेंस. एंड जो बैक साइड में सीक्वेंसेस हैं, इन सीक्वेंसेस का नाम है टर्मिनेटर सीक्वेंस. टर्मिनेटर
सीक्वेंस। ओके, यहाँ पर भी इस तरह से ही बेस पेयर्स प्रेजेंट है, हेयर ऑल्सो। ठीक है, नाउ विच विल बी टेम्पलेट स्ट्रैंड और विच विल नॉट बी टेम्पलेट स्ट्रैंड। देखो अब कौन सा टेम्पलेट स्ट्रैंड होगा और कौन सा नहीं होगा। दिस इज टेम्पलेट स्ट्रैंड, दिस इज नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड, this is also known as sense strand, this is also known as anti-sense strand, or in some book it is written non-sense strand. Okay, now see one thing कि ये कैसे डिसाइड होगा कि कौन सा स्ट्रैंड टेम्पलेट का काम करेगा, कौन सा स्ट्रैंड टेम्पलेट का काम करेगा। रिमेंबर दिस थिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है। टेम्पलेट स्ट्रैंड वो होगा जिसके 5 एंड पे, सॉरी जिसके 3 एंड पे प्रोमोटर प्रेजेंट होगा। टेम्पलेट स्ट्रैंड वो एंड होगा जिसके 3 एंड पे प्रोमोटर सीक्वेंसेस प्रेजेंट होंगी, वो टेम्पलेट एंड होगा। ठीक है, लेकिन बुक्स में जो बात की जाती है, एनसीईआरटी में जो बात की गई है, या मैं अभी जो बात करने वाली हूँ, वो मैं नॉन टेम्पलेट को ध्यान में रखते हुए विद रिस्पेक्ट टू नॉन टेम्पलेट में तुम्हें क्या बताऊंगी कि प्रोमोटर इज present at 5 end of, promoter is present at 5 end of strand and terminator strand की जगह तुम लिखो 5 end of structural gene, 5 end of a structural gene, and terminator is present at 3 end of structural gene, 3 end of a structural gene। जो स्ट्रक्चरल जीन है उसके आगे प्रोमोटर प्रेजेंट है, उसके पीछे टर्मिनेटर प्रेजेंट है। अब जो प्रोमोटर होगा वो कहाँ प्रेजेंट होगा? स्ट्रक्चरल जीन के 5 एंड पर तो प्रेजेंट होगा प्रोमोटर, और स्ट्रक्चरल जीन के 3 एंड पर प्रेजेंट होगा टर्मिनेटर। ठीक है, अब ये क्या कहता है कि भाई देखो ये स्ट्रैंड जो है टेम्पलेट का काम कर रहा है, इसको नाम भी बड़ा अच्छा मिल रहा है, सेंस स्ट्रैंड, टेम्पलेट का काम भी कर रहा है। अब इसको भी तो कुछ थोड़ी बहुत इज्जत तो इसको भी देनी चाहिए ना, थोड़ी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। इसकी क्या रिस्पेक्ट है? इसकी ये रिस्पेक्ट है भी चलो ठीक है, तो टेम्पलेट का काम कर रहा है, कम से कम नेमिंग ही मेरे नाम पे कर दो। मैं टेम्पलेट का काम नहीं कर रहा तो नाम ही मेरे नाम पे रख दो। तो ये क्या नाम रखवाता है? ये बोलता है कि जब तुम प्रोमोटर टर्मिनेटर की बात करोगे तो तुम ये बोलना कि जो प्रोमोटर प्रेजेंट है वो 5 एंड पे है, टर्मिनेटर प्रेजेंट है वो 3 एंड पे है। तो इसको थोड़ी सी रिस्पेक्ट देने के लिए हम इस तरह की बातें करते हैं। इसको और थोड़ी रिस्पेक्ट दी जाती है, क्या? इसको कोडिंग स्ट्रैंड बोला जाता है, जबकि ये कोई कोड नहीं कर, किसी चीज़ के लिए कोड नहीं कर रहा है, और इसको बोला जाता है नॉन कोडिंग स्ट्रैंड। दिस इज वियर्ड थिंग बट यू हैव टू रिमेंबर, याद रखनी है। पता नहीं साइंटिस्ट ने ऐसा क्यों किया, ये कोड नहीं कर रहा है फिर भी इसका नाम कोडिंग रखा, ये कोड कर रहा है तो इसका नाम नॉन कोडिंग रखा। ठीक है, तो ये ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है, इट इज ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ये डायग्राम हम किसका बना रहे हैं? ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, एंड इट कंपोज्ड ऑफ 3 थिंग्स। फर्स्ट प्रोमोटर, सेकेंड स्ट्रक्चरल जीन, एंड थर्ड वन टर्मिनेटर। दिस इज ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। 3 चीजें इसमें, प्रोमोटर, स्ट्रक्चरल जीन एंड टर्मिनेटर। प्रोमोटर इज प्रेजेंट एट 5' end of structural gene, terminator is present as 3 end of structural gene. Is it clear? Next thing, अब जैसे कि जो रेप्लिकेशन था, इट वॉज डन बाय डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। रेप्लिकेशन कौन सा एंजाइम कर रहा था? डीएनए पॉलीमरेज कर रहा था। ट्रांसक्रिप्शन कौन सा एंजाइम करेगा? आरएनए पॉलीमरेज करेगा। कौन सा करेगा? आरएनए पॉलीमरेज। और ये किससे करता है? देखो, ट्रांसक्रिप्शन डीएनए से आरएनए बनना है, आरएनए बनाना है, कौन बनाएगा? आरएनए पॉलीमरेज। किस पे डिपेंड होके बनाएगा? डीएनए पे डिपेंड है बनाने के लिए, तो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। ऐसे ही जब हम रेप्लिकेशन कर रहे थे तो बन क्या रहा है? डीएनए, तो कौन बनाएगा? डीएनए पॉलीमरेज। किस पे डिपेंड होके बनाएगा? डीएनए के 1 स्ट्रैंड पे, तो उसका नाम था डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज।
याद रखो कैसे नेमिंग होती है। ऐसे ही अब आरएनए बन रहा है, कौन बनाएगा? आरएनए पॉलीमरेज। किस पे डिपेंड होगा? डीएनए पे। तो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पर एंजाइम है जो ये काम करने वाला है। अब आरएनए जो होता है वो 3 टाइप का होता है। 3 टाइप्स ऑफ आरएनए। 3 टाइप्स ऑफ आरएनए। 3 टाइप हैं आरएनए के। कौन कौन से 3 टाइप हैं? फर्स्ट टाइप इज mRNA, सेकेंड tRNA, थर्ड rRNA। इनके बारे में थोड़ा सा जानेंगे, उसके बाद हम ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। mRNA, सपोज दिस इज अ स्ट्रैंड, ये एक स्ट्रैंड है और ये है mRNA। mRNA प्रोवाइड टेम्पलेट। mRNA प्रोवाइड टेम्पलेट। mRNA क्या प्रोवाइड करता है? इट प्रोवाइड टेम्पलेट। किस चीज के लिए प्रोवाइड करता है टेम्पलेट? विच हैव इंफॉर्मेशन, विच हैव इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग व्हाट? क्या इंफॉर्मेशन है इसके पास? इट हैज इंफॉर्मेशन अबाउट अमीनो एसिड सीक्वेंसेस। मीन्स mRNA इज मैसेंजर आरएनए, उसके पास कोई मैसेज होगा। और क्या मैसेज होगा? अमीनो एसिड की सीक्वेंस, कहाँ कौन सा अमीनो एसिड है, किसको कौन कोड कर रहा है, किस अमीनो एसिड के बाद कौन सा अमीनो एसिड आने वाला है, ऑल इंफॉर्मेशन mRNA कंटेन्स। ठीक है। सेकंड कौन है? ये हो गया। सेकंड इज tRNA, मीन्स ट्रांसफर आरएनए। ये कौन सा आरएनए है? मैसेंजर आरएनए। एंड दिस वन इज ट्रांसफर आरएनए। Now what tRNA will do? It will read code। ये इन कोड को रीड करेगा कि ये 3 कोड किस प्रोटीन के लिए हैं, ये 3 कोड किसके लिए हैं, ये ट्रिपलेट किसके लिए है, ये ट्रिपलेट किसके लिए है। It will read code and collect amino acid, collect or bring amino acid, you can write here, bring amino acid, deliver them at mRNA। ये मैं इधर लिख देती हूँ, deliver them at mRNA। देखो क्या कर रहा है ट्रांसफर आरएनए। सबसे पहले ट्रांसफर आरएनए यहाँ आएगा, ठीक है। ये क्या करेगा? इन कोड्स को रीड करेगा। अच्छा, ये फर्स्ट कोड एलेनिन के लिए कोड कर रहा है, तो साइटोप्लाज्म से भाग के एलेनिन को लेके आएगा और यहाँ पर डिलीवर कर देगा। ठीक है। फिर देखेगा, अच्छा ये तीनों कोडोन तो ग्लाइसिन के लिए कोड कर रहे हैं, तो साइटोप्लाज्म में जाएगा, ग्लाइसिन लेके आएगा, यहाँ पर डिलीवर कर देगा। ये काम है किसका? ट्रांसफर आरएनए का, कि कोडोन को रीड करना और अमीनो एसिड को डिलीवर करना। क्लियर। थर्ड वन इज आरआर। अच्छा, ट्रांसफर आरएनए का जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, करेंगे हम थोड़ा बहुत इसको बाद में, लाइक दिस। ये अपने आप में ही फोल्ड हो रखा है, अपने आप में ही फोल्ड हो रखा है ये ट्रांसफर आरएनए। देन rRNA, इट इज राइबोसोमल आरएनए। इसकी फुल फॉर्म क्या बनती है? राइबोसोमल आरएनए। नाउ व्हाट इट विल डू? देखो, हमें सबको पता है कि जो राइबोसोम्स होते हैं वो एक बर्गर की तरह होते हैं, है ना। एक यहाँ पर आ जाएगा ये बर्गर और एक बर्गर आ जाएगा यहाँ पर। मैसेंजर आरएनए के ऊपर नीचे एक एक बर्गर आ गया है। ठीक है। ये कौन है? राइबोसोम्स है। राइबोसोम्स ये किसके बने होते हैं? rRNA के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? rRNA, राइबोसोमल आरएनए के बने होते हैं। जो राइबोसोमल आरएनए, इट हैज बोथ रोल। इसके 2 रोल होते हैं, स्ट्रक्चरल रोल एज वेल एज कैटालिटिक रोल। स्ट्रक्चरल रोल तो ये राइबोसोम का स्ट्रक्चर बनाने का काम कर रहा है। कैटालिटिक रोल ये एक एंजाइम का काम कर रहा है। किस तरह का एंजाइम? अब जो अमीनो एसिड ट्रांसफर आरएनए ने ला के इस पे छोड़ दिए थे mRNA पर, अब उनमें ये क्या बनाने का काम करता है? पेप्टाइड बॉन्ड बनाने का काम करता है। देखो क्या हुआ था, ट्रांसफर आरएनए एक अमीनो एसिड ले आता है, यहाँ पर डिलीवर कर देता है, फिर दूसरा अमीनो एसिड डिलीवर कर देता है, फिर तीसरा अमीनो एसिड डिलीवर करता है, फिर चौथा, फिर पांचवा, इस तरह से अमीनो एसिड लाता रहता है tRNA और डिलीवर करता रहता है। ठीक है। और अब rRNA क्या करेगा? ये इनके बीच में इस तरह से पेप्टाइड बॉन्ड बनाने का काम करेगा। कौन? rRNA। ये इसका कैटालिटिक रोल है। जैसे हमने बात की है पहले भी कि जो एंजाइम्स होते हैं, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन बट सम एंजाइम्स आर नॉट प्रोटीन्स। ठीक है।
तो उसी तरह का ये रोल है राइबोसोमल आरएनए का। ये पेप्टाइड बॉन्ड बिटवीन अमीनो एसिड उनको ज्वाइन करने का काम करता है। तो तीनों आरएनए आई होप क्लियर है। कौन कौन सा आरएनए है हमारे पास? मैसेंजर आरएनए विच एक्ट एज ए टेम्पलेट, जिसके पास सारे मैसेज होते हैं कौन सा अमीनो एसिड की सीक्वेंस कैसी होने वाली है। सेकेंड अमीनो एसिड हमने किया ट्रांसफर आरएनए विच रीड द कोड, ब्रिंग अमीनो एसिड एंड डिलीवर ऑन एमआरएनए। थर्ड हमने किया राइबोसोमल आरएनए विच has structural role in making of ribosome as well as catalytic role which make peptide bond between the amino acids. I hope it is clear. Next thing we will start transcription. अब हम ट्रांसक्रिप्शन के बारे में पढ़ते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होती कैसे है। स्ट्रक्चर हमने कर लिया है कि ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का क्या स्ट्रक्चर होता है, तुम्हारे सामने बोर्ड पर बना हुआ है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का स्ट्रक्चर। नाउ वी विल डू दैट हाउ दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस, ये होती कैसे है। देखो हमने बात की है कि ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए एक एंजाइम चाहिए है, उसका नाम है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। क्या नाम है? आरएनए पॉलीमरेज। ये हमारे पास आ गया बड़ा ही खुश सा आरएनए पॉलीमरेज। इट इज आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, हम इसको यहाँ लिख देते हैं पूरा नाम आरएनए पॉलीमरेज। नाउ ही इज़ वेरी हैप्पी, बहुत ही खुश है कि मुझे इतना बड़ा जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है ट्रांसक्रिप्शन करने की। इसके ज़्यादा नखरे भी नहीं है जैसे डीएनए पॉलीमरेज के थे, उसकी कंडीशंस थी मैं 5'2'3' कोड करूँगा, मुझे स्टार्टिंग में डबल स्टैंडर्ड डीएनए चाहिए, फिर सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए चाहिए, बहुत सारी उसकी कंडीशंस थी। इसकी कोई कंडीशन नहीं है। इट ऑल्सो वर्क इन 5:3 डायरेक्शन, लाइक डीएनए पॉलीमरेज की तरह ही ये भी 5:3 डायरेक्शन में काम करता है। बट एक चीज़ नहीं पता इसको कि जो ये एक तरह से घर बना हुआ है ना, ये क्या बना हुआ है, ऐसे ये घर बना हुआ है, यहाँ से एंट्री है और यहाँ से एग्जिट है। इसको ना तो एंट्री का पता कि एंट्री कैसे होगी इस घर के अंदर, और ना ही एग्जिट का पता कि एग्जिट कैसे होगी। ठीक है, अब इसको कुछ हेल्प चाहिए, बाकी सारा काम खुद कर लेगा। कहेगा भी जरा सी हेल्प कर दो, मुझे ना तो एंट्री का पता है ना ही मुझे एग्जिट का पता है। तो इसकी हेल्प करने कौन आता है? इसकी हेल्प करने आता है सिग्मा फैक्टर। ये कौन है? सिग्मा फैक्टर। इसको बोलते हैं, सिग्मा इस तरह से बनता है, मैंने थोड़ा डिजाइनर बना दिया। इट इज दी सिग्मा फैक्टर विच इज ऑल्सो नोन एज इनिशिएशन फैक्टर। इनिशिएशन फैक्टर जो इनिशिएट करता है ट्रांसक्रिप्शन को, जो इनिशिएट करवाने में हेल्प करता है, वो है इनिशिएशन फैक्टर, जहाँ पे कौन है और वो सिग्मा फैक्टर। तो सिग्मा फैक्टर कहता है कि कम टू मी, ये अपना हैंड इसके आगे लेके जाता है, इसका हैंड इसी कलर का बनाओ ना, क्लियर पता चले ये इसका हैंड आ रहा है। सिग्मा अपना हैंड लेके जाता है और इसके साथ इसको पकड़ के लेके चलता है कि भी चल इनिशिएशन करते हैं। अब यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज भी आ गया है और यहाँ पर सिग्मा फैक्टर भी आ गया है, दोनों इकट्ठे हैं यहाँ। ठीक है, Now both come to the promoter, combine with these sequences, इनके साथ सीक्वेंस। अब यहाँ से सिग्मा फैक्टर बाहर निकाल दिया जाता है कि हेल्प बहुत होगी, चलो बाहर, सिग्मा फैक्टर बाहर आ जाता है। नाउ देयर इज नो नीड ऑफ सिग्मा फैक्टर, नाउ ऑल वर्क विल बी डन बाय आरएनए पॉलीमरेज। ये यहाँ पर कोड करने लग जाता है। अब कोड करने के लिए सपोज हम यहाँ बेस पेयर बना देते हैं ATGC इस तरह से। जब ये कोड करता चलेगा, न्यूक्लियोटाइड ऐड करता जाएगा, तो एक के साथ थाइमिन तो आएगा नहीं आरएनए में, कौन आएगा? यूरासिल, एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन, GU और ये A। अब यहाँ पर पहुँच गया कौन? हमारा आरएनए पॉलीमरेज यहाँ तक आ गया काम करते करते। नाउ अब उसको ये नहीं पता कि एग्जिट कैसे होगी, पहले एंट्री का नहीं पता था, अब एग्जिट का नहीं पता। नाउ इट अगेन नीड सम हेल्प। अब इसकी हेल्प कौन करेगा? बहुत ही रोंदू सा फैक्टर है, रो रहा है कि मेरे को कोई नहीं पूछ रहा है, एक थोड़ा सा काम करवा लेते हैं, और वो भी टर्मिनेटिंग का काम करवाते हैं। कौन है वो? रो फैक्टर। कौन है वो? रो फैक्टर। इस तरह से ये है रो फैक्टर। ही इज़ वेरी सैड, बहुत सैड है कि कोई काम नहीं है मेरे पास। अब ये आ जाता है यहाँ पर रो फैक्टर। इसके आने की वजह से आरएनए पॉलीमरेज कम आउट। अब आरएनए पॉलीमरेज क्या है, यहाँ पर बाहर आ जाता है, उसका काम खत्म।
टर्मिनेट हो गया, ट्रांसक्रिप्शन खत्म। अब जो ये रो फैक्टर है RH रो फैक्टर, इसके दो काम है। फर्स्ट वर्क, इट सेपरेट DNA एंड RNA। ये DNA और RNA को सेपरेट करता है। जो स्ट्रैंड बन गया ना RNA का, इसको DNA के स्ट्रैंड से सेपरेट करेगा। सेकेंड, इट सेपरेट RNA एंड RNA पॉलीमरेज। RNA को RNA पॉलीमरेज से सेपरेट करेगा कि बहुत हो गया, अब तुम दोनों सेपरेट हो जाओ, नाउ वर्क इज डन। सो ये जो ट्रांसक्रिप्शन हमने किया है, दिस ट्रांसक्रिप्शन इज इन बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया में कहो या प्रोकैरियोट्स में बोलो इसको, बल्कि प्रोकैरियोट्स लिखो। दिस ट्रांसक्रिप्शन इज इन प्रोकैरियोट्स। ये किसके अंदर हुआ है ट्रांसक्रिप्शन? प्रोकैरियोट्स के अंदर हुआ है। सो फर्स्ट स्टेप था इनिशिएशन, इन विच इनिशिएशन फैक्टर सिग्मा विल हेल्प RNA polymerase to bind with the promoter sequences. Then elongation step, where RNA polymerase add nucleotide to make RNA and continuously elongate. This step is elongation. Third step is termination, where terminator factor, rho factor will be there, which help RNA polymerase to terminate the transcription. Finally, RNA is formed in prokaryotes. समझ आ गया? Is there any doubt? Okay. Now what happens? अब दो तीन चीजें तुम्हें दिमाग में रखनी है, बहुत अच्छे से याद रखनी है ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स की। वो कौन कौन सी चीजें हैं? फर्स्ट थिंग, ये जो सारा सब कुछ हो रहा है, ये कहाँ हो रहा है? देखो, ये बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया में कोई न्यूक्लियस नहीं होता है प्रोकैरियोट्स के अंदर, उनका DNA जस्ट ऐसे ही पड़ा होता है, जिसको हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं। इस DNA में ये RNA बन गया है, ठीक है, RNA बन गया DNA से। नाउ यू सी वन थिंग, अब यहाँ पर कहीं कहीं अमीनो एसिड पड़े हुए हैं, ये RNA आएगा और ये अमीनो एसिड इसके ऊपर आकर ऐसे प्रोटीन भी बना लेंगे। मीन्स ये सारे काम कहाँ हो रहे हैं? जो बैक्टीरिया है उसके अंदर बोथ ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन क्या था? RNA से प्रोटीन बनना। बोथ ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन टेक्स प्लेस इन सेम कंपार्टमेंट। टेक्स प्लेस इन सेम कंपार्टमेंट। एक ही कंपार्टमेंट में ये सारा काम हो रहा है। वो कौन सा कंपार्टमेंट है? ये साइटोप्लाज्म। ट्रांसलेशन ट्रांसलेशन दोनों इसमें, क्योंकि न्यूक्लियस तो है नहीं ना, तो दोनों काम साइटोप्लाज्म में हो रहे हैं। सेकेंड थिंग, ओनली वन RNA पॉलीमरेज इज रिक्वायर्ड। वन RNA पॉलीमरेज इज रिक्वायर्ड। सिर्फ एक ही RNA पॉलीमरेज की रिक्वायरमेंट है, उसी ने सारे काम कर दिए हैं, ठीक है। तो ये हुआ ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स। इसमें ये दो मेन चीज़ें तुम्हें याद रखनी है। जबकि यूकैरियोट्स में क्या होता है? ये मान लो यूकैरियोटिक सेल है और ये इसका न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस में DNA है। इस DNA से RNA बन गया। RNA बनने के बाद बाहर आता है न्यूक्लियस से बाहर, यहाँ अमीनो एसिड होते हैं। ये अमीनो एसिड इस RNA के साथ मिलकर ट्रांसलेशन करता है। वो स्टेप होता है साइटोप्लाज्म में। यानी यूकैरियोट्स के अंदर ट्रांसक्रिप्शन टेक्स प्लेस इन न्यूक्लियस, बट ट्रांसलेशन टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म। करेंगे हम ये आगे, अभी बात करते हैं। फिलहाल के लिए तुम्हें प्रोकैरियोट्स बैक्टीरिया की याद रखने की क्या क्या चीज़ें होती हैं उसके अंदर। इज देयर एनी डाउट? ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग, नाउ मेनी स्टूडेंट्स कंफ्यूज इन टू टर्म्स। दो चीज़ों में हमेशा कंफ्यूज रहते हैं बच्चे। कौन कौन से हैं वो दो चीज़ें? एक तो जीन और एक सिस्ट्रोन। What is gene and what is cistron? See, gene is a piece of DNA or part of DNA. Gene is a piece of DNA or part of DNA which can make complete RNA, mRNA, which can make complete mRNA. जीन DNA का वो पार्ट है जो कंप्लीट mRNA बनाने की कैपेबिलिटी रखता है, वो जीन है। नाउ सिस्ट्रॉन, ये जीन का पीस है। इट इज अ पीस और पार्ट ऑफ जीन विच कैन मेक
प्रोटीन, जो प्रोटीन बनाता है। देखो ये हमने एक पूरी स्ट्रक्चरल जीन बनाई थी, ये पूरी स्ट्रक्चरल जीन है। ये जो जीन है इसका कुछ पार्ट जो प्रोटीन बनाता है, सपोज ये पार्ट तो प्रोटीन बनाता है बाकी नहीं बनाता है, तो ये पार्ट कौन हो जाएगा? सिस्ट्रोन हो जाएगा। देखो मैं तुम्हें समझाती हूँ। ये डीएनए का स्ट्रैंड है, दिस इज डीएनए स्ट्रैंड। इससे एमआरएनए बन गया, ये एमआरएनए स्ट्रैंड है, ये बन गया एमआरएनए। ठीक है, अब एमआरएनए में इस पार्ट से एक प्रोटीन बन रही है, इस पार्ट से एक प्रोटीन बन रही है, इस पार्ट से एक प्रोटीन बन रही है। सी सपोज एक प्रोटीन बन गई ये इस पार्ट से, इस पार्ट से प्रोटीन बन गई ये, इससे बनी है ये। ठीक है, तो इस एमआरएनए के एक पार्ट से एक प्रोटीन बनी, एक से एक प्रोटीन नंबर 2 बनी, फिर प्रोटीन नंबर 3 बनी। ठीक है, तो ये जो पार्ट है डीएनए का, इस पार्ट को हम क्या बोलेंगे? सिस्ट्रोन। क्या बोलेंगे? सिस्ट्रोन। सिस्ट्रोन क्यों बोला है? सिस्ट्रोन क्या है? इट इज ए पीस ऑफ जीन विच कैन मेक प्रोटीन। जो प्रोटीन बना सकता है उसको क्या बोलते हैं? सिस्ट्रोन बोलते हैं। ऐसा होता है बैक्टीरिया के अंदर। बैक्टीरिया में क्या होता है कि एक एमआरएनए से कई प्रोटीन बन जाती है। मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन कैन बी मेड फ्रॉम वन एमआरएनए, दैट इज इन बैक्टीरिया और प्रोकैरियोट। जबकि यूकैरियोट्स में क्या होता है? ओनली वन प्रोटीन इज फॉर्म फ्रॉम वन एमआरएनए। एक एमआरएनए से एक ही प्रोटीन बनती है, ये यूकैरियोट्स में होता है। देखो इस चीज को मैं लिख देती हूँ जो मैं तुम्हें बता रही हूँ। ओनली वन प्रोटीन इज formed from वन एमआरएनए। एक एमआरएनए से एक ही प्रोटीन बनती है। ऐसी जीन को मोनोसिस्ट्रोनिक जीन बोलते हैं। मोनोसिस्ट्रोनिक जीन किसको? जब एक एमआरएनए से एक ही प्रोटीन बने। और ऐसा किस में होता है? यूकैरियोट्स के अंदर। यूकैरियोट्स हैव मोनोसिस्ट्रोनिक जीन। सेकेंड केस क्या है? मोर देन वन प्रोटीन्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम वन एमआरएनए। एक एमआरएनए से एक से ज्यादा अगर प्रोटीन बन रही हो तो इस सिचुएशन का नाम हो जाता है पॉलीसिस्ट्रोनिक जीन। पॉलीसिस्ट्रोनिक जीन। और ये किस केस में है? प्रोकैरियोट्स के केस में। किसके केस में? प्रोकैरियोट्स के केस में होता है ऐसा। आई थिंक इट इज क्लियर। जीन और सिस्ट्रोन का डिफरेंस पता चल गया। मोनोसिस्ट्रोनिक जीन क्या होती है, पॉलीसिस्ट्रोनिक जीन क्या होती है। ओके, नेक्स्ट थिंग। अब ये सब बातें तो हुई ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स की। अब हम बात करेंगे ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स। ऑलमोस्ट थिंग्स आर सेम, थोड़ा सा डिफरेंस है, उसके बाद हम कर लेते हैं। अभी हम बात कर रहे थे कि ये सेल है, सेल में ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में डीएनए है, डीएनए से बन गया आरएनए। अब आरएनए को बाहर आना है, लेकिन जैसे हम जब घर से निकलते हैं अपने, तो हम पूरी तरह से रेडी होके निकलते हैं, एक प्रॉपर वे में तैयार होके निकलते हैं। ऐसे ही अब आरएनए भी जब अपने घर से निकलेगा तो रेडी होके निकलेगा ना। अभी इसकी भद्दी सी शक्ल है, अच्छी शक्ल नहीं है, इसका नाम है अभी एचएनआरएनए। ठीक है, अब ये रेडी होएगा, बहुत अच्छे से प्रिपेयर होगा, इसे घर से निकलना है, और तब ये क्या बनेगा? एमआरएनए बनेगा। अब उस रेडी होने की प्रोसेस को हम देखते हैं क्या होता है। देखो यूकैरियोट्स के अंदर, अब हम किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ हम लिख देते हैं यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स के ट्रांसक्रिप्शन में दो कॉम्प्लेक्सिटी है, टू कॉम्प्लेक्सिटीज। ठीक है, वो दो कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? फर्स्ट, 3 टाइप्स ऑफ आरएनए पॉलीमरेजेस। 3 टाइप्स ऑफ आरएनए पॉलीमरेजेस
प्रोकैरियोट्स में ओनली 1 आरएनए पॉलीमरेज देयर, वही एमआरएनए बना रहा था, वही टीआरएनए बना रहा था, वही आरआरएनए बना रहा था। बट हम यूकैरियोट्स हम बहुत एडवांस है, कुछ तो एक्स्ट्रा होगा ना, बहुत एनर्जी हमारे पास, हम ज़्यादा लोगों को हायर कर सकते हैं। तो हमारी बॉडी ने 3 तरह के आरएनए पॉलीमरेजेस को हायर कर रखा है। उनका नाम याद रखना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, टेंशन नहीं लेना। क्या नाम है? आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2 एंड आरएनए पॉलीमरेज 3। ठीक है, अब ये कौन कौन से आरएनए बनाते हैं? ये कौन सा आरएनए बनाएगा, ये कौन सा आरएनए बनाएगा और ये कौन सा बनाएगा? एचएमटी की घड़ियाँ सुनिए ना, हम एचएमटी की घड़ी नहीं बना रहे हैं, हम आरएमटी की घड़ी बना रहे हैं, आरएमटी। ठीक है, आर मीन्स आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, एम मीन्स मैसेंजर आरएनए एंड टी मीन्स ट्रांसफर आरएनए। क्लियर? अब जो ये आरएनए है, आरएनए, ये भी अब फर्दर 3 टाइप्स का है। कौन कौन सा? देखो, 28S आरएनए, 18S आरएनए एंड 5.8S आरएनए। हम यूकैरियोट्स की बात कर रहे हैं, प्रोकैरियोट में नंबर कुछ और होता है। तो याद करना ये भी इजी है, लास्ट में 8 आना है, आगे की नंबर तुम्हें याद रखनी है। तो 28S, 18S, 5.8S। S क्या है? इट इज स्वेडबर्ग यूनिट। S इज स्वेडबर्ग यूनिट, जिसमें क्या होता है कि हम सेल ऑर्गेनेली को मान लो पहले सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं, बहुत हाई स्पीड पे रोटेट करते हैं और फिर वो सेडिमेंट हो जाती है, मीन्स कुछ सेटल डाउन हो जाते हैं, कुछ ऊपर रहती है। तो उनकी उस तरह की डेंसिटी के बेस पे हमने ये यूनिट दे रखी है, स्वेडबर्ग यूनिट। तो जो ये आरएनए पॉलीमरेज 1 है, ये आरएनए बनाता है। नाउ आरएनए पॉलीमरेज 2 मेक एमआरएनए। एमआरएनए का एक प्रीकर्सर होता है, यानी एमआरएनए बनने से पहले एचएनआरएनए बनता है। एचएनआरएनए क्या है? हेटेरोजीनस आरएनए। इसकी फुल फॉर्म क्या है? हेटेरोजीनस आरएनए। जो आरएनए पॉलीमरेज 3 है, ट्रांसफर आरएनए बनाता है और क्या बनाता है? एसएनआरएनए बनाता है, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, और 5S आरएनए बनाता है। These all things which I wrote on board just now are very important for your NEET exam. यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं NEET एग्जाम के लिए, तो यू हैव टू रिमेंबर इट प्रॉपरली। क्लियर? तो एक कॉम्प्लेक्सिटी तो हमने सॉल्व कर ली कि आरएनए पॉलीमरेज 3 तरह का होता है। सेकेंड कॉम्प्लेक्सिटी की बात करेंगे, उससे पहले हम थोड़ी सी बात और करते हैं कि जो ट्रांसक्रिप्शन यूकैरियोट में होता है, वहाँ पर जो ये आरएनए पॉलीमरेज आता है, इसको ना तो किसी सिग्मा फैक्टर की नीड है, ना किसी रो फैक्टर की नीड है। हालांकि ये कुछ इनिशिएशन फैक्टर लेता है, बट उनका जिक्र एनसीईआरटी में नहीं है, तो हम उसे पढ़ेंगे नहीं। तो आरएनए पॉलीमरेज डायरेक्ट यहाँ पर जाके बाइंड हो जाता है, कोड करता है, टर्मिनेटर पे पहुँचता है, किसी रो फैक्टर की नीड नहीं है, बाहर आ जाता है। बस ये ट्रांसक्रिप्शन यूकैरियोट का था। एक चीज़ और बची, वो क्या है? देखो, जो 2 कॉम्प्लेक्सिटी की हम बात कर रहे हैं कि यूकैरियोट्स में 2 कॉम्प्लेक्सिटी होते हैं। एक कॉम्प्लेक्सिटी हमने सोल्व कर ली, क्या? कि 3 टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज होता है। दूसरी कॉम्प्लेक्सिटी की हम बात करते हैं, वो क्या है? हमने देखा कि ये सेल है यूकैरियोट की, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में ये डीएनए है, इस डीएनए से बना है आरएनए। अब ये आरएनए न्यूक्लियस से बाहर आएगा इस तरह से। अभी ये क्या है? एचएनआरएनए। बाहर आने के लिए इसको कुछ तैयारियां करनी पड़ेगी, अपनी शक्ल सुधारनी पड़ेगी। उन तैयारियों की ही अब हम बात करेंगे। ठीक है, देखो, उनको बोलते हैं मॉडिफिकेशंस। मॉडिफिकेशंस इन एचएनआरएनए। हेटेरोजीनस आरएनए में क्या क्या मॉडिफिकेशन आती हैं कि उसको बाहर आना है जब न्यूक्लियस है, तो उसमें क्या क्या मॉडिफिकेशन होंगी? फर्स्ट मॉडिफिकेशन इज कैपिंग। एक तो कैप लेके आएगा, अपने सिर पे कैप पहन के आएगा और पीछे टेल लगा के आएगा। इट्स वेरी फनी ना, कैप पहननी है और टेल लगानी है। देखो, ये बना था सपोज हमारा, ये एचएनआरएनए बना है, ठीक है, इस तरह से ये बन गया एचएनआरएनए।
एक तो इसने कैप पहननी है, कैसे बनाए कैप, ये बन गई इसकी कैप। एक तो कैप पहननी है और एक बड़ी अच्छी सी टेल लगानी है। ये इसका 5 डैश एंड है और ये इसका 3 डैश एंड है। कैपिंग किस चीज़ की होगी? अब कैप भी अलग अलग तरह के आते हैं ना, कोई जंगल हैट होती है, कोई सर्दियों वाली कैप होती है, कोई किसी तरह की कैप होती है। तो इसको कौन सी कैप पसंद है, देखते हैं कौन सी कैप पसंद है। इसको पसंद है किस चीज़ की कैप, देखो मिथाइल ग्वेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, मिथाइल ग्वेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। अब इसकी कैप का नाम देखो कितना खतरनाक है ना। तो क्या है ये? हमने बात की थी राइबोज शुगर की, ये राइबोज शुगर है। राइबोज शुगर पर जब यहाँ जी लग जाएगा तो ये न्यूक्लियोसाइड यानी ग्वेनोसाइन बन जाएगा। क्या बन गया? ये न्यूक्लियोसाइड और इसका नाम हो गया ग्वेनोसाइन। अब ग्वेनोसाइन पे हमने फॉस्फेट लगाने हैं, कितने? 3, 1 2 एंड 3। ये बन गया ग्वेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। बचा क्या? मिथाइल, यहाँ मिथाइल लगा दो। इसकी कैप बन गई मिथाइल ग्वेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो यहाँ पर लिखो ग्वेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट और यहाँ पर लग जाएगा मिथाइल। मिथाइल ग्वेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट की कैप इसने पहन ली है। सेकंड मॉडिफिकेशन है टेलिंग। अब इस पे क्या लगानी है? टेल लगानी है। अब टेल भी कोई सिंपल टेल नहीं लगेगा, ये इसकी टेल का नाम है पॉली ए टेल। पॉली मीन्स मैनी ए, बहुत सारे ए लगेंगे। ए क्या है? देखो क्या है, ये हमारे पास क्या है? राइबोज शुगर। राइबोज पे हमने एडेनिन बेस लगा दिया तो ये एडिनोसाइन बन गया। क्या बन गया? एडिनोसाइन। इस पे हमने फॉस्फेट ग्रुप लगा दिया तो ये हो गया एडिनोसाइन फॉस्फेट। और इसी की तो कैप लगनी है जिसको एडिनाइलेट भी बोला जाता है। एडिनाइलेट या एडिनाइलिक एसिड, एडिनाइलेट या एडिनाइलिक एसिड। कोई 1 2 3 ऐसे 3 4 5 में इसको संतुष्टि नहीं है, सेटिस्फेक्शन नहीं है। ये 200 से 300 के अराउंड एडिनाइलिक एसिड अपनी टेल में लगवाता है। देखो एक ये लग गया, एक ये है। इस तरह से इसकी टेल बन जाती है पॉली ए टेल। क्या बन गई? पॉली ए टेल। कैप लगा ली, टेल लगा ली। एक चीज, एक मॉडिफिकेशन और बची, थर्ड। उस मॉडिफिकेशन का नाम है स्प्लिसिंग। स्प्लाइसिंग मीन्स कटिंग वटिंग होने वाली है अब कुछ। अब वो कटिंग क्या होगी? जो ये mRNA बना है इसका कुछ रीजन तो होता है जो ट्रांसलेट करता है और कुछ रीजन ट्रांसलेट नहीं करता है। ठीक है, जो मैंने ग्रीन में बनाया है इसका नाम है एक्सोन और जो ब्लैक में रह गया है इसका नाम है इंट्रोन। एक्सोन इज फंक्शनल विच विल ट्रांसलेट, जो ट्रांसलेशन करेगा प्रोटीन बनाएगा। इंट्रोन इज नॉन फंक्शनल, जो ट्रांसलेट नहीं करेगा प्रोटीन नहीं बनाएगा। तो जिसने काम ही नहीं करना उसको क्यों रखना बीच में? बेवजह लेंथ बढ़ा रहा है ये, तो हम इसको कट करके फेंक देंगे, स्प्लिसिंग कर देंगे। तो वो स्प्लिसिंग कैसे होगी? सी, हमारे पास था ये mRNA और इसमें एक्सोन इंट्रोन ये बने हुए हैं। तो क्या होता है, जो ये इंट्रोन है इस तरह से हैं, these introns are like this, sorry एक्सोन आर लाइक दिस, और इनके बीच से ऐसे ये इंट्रोन का बबल बन जाता है। धीरे धीरे ऐसे बबल बनने लग जाता है और ये हमारे पास एक्सोन है। ठीक है, जैसे ये इंट्रोन का बबल बनेगा एक SNRNA आता है जिसकी बात हमने अभी थोड़ी देर पहले की है। SNRNA जो है इट इज कॉम्प्लीमेंट्री टू इंट्रोन। ये कौन आया है? SNRNA। ये कौन है? एक्सोन है। और ये कौन है? इंट्रोन है। ध्यान से सुनो, SNRNA स्मॉल न्यूक्लियर RNA इज कॉम्प्लीमेंट्री टू इंट्रोन, इट कंबाइन विद इट, इसके साथ कंबाइन हो जाता है और इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाता है और इसमें कुछ प्रोटीन भी आ जाते हैं। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं स्प्लिसियोसोम। स्प्लिसियोसोम विच हैव इंट्रोन, SNRNA एंड प्रोटीन। स्प्लिसियोसोम अंदर ही अंदर जो ये SNRNA है ये एंजाइमेटिक एक्टिविटी शो करने लग जाता है।
एंजाइमेटिक एक्टिविटी। एंजाइमेटिक एक्टिविटी मीन्स एंजाइम का काम करेगा और इन इंट्रॉन को यहाँ से कट कर देगा, इंट्रॉन को एक्सोन से सेपरेट कर देगा, ठीक है। और लास्ट में फाइनल प्रोडक्ट हमें क्या मिलने वाला है, एक लंबा सा mRNA मिल गया, सारे एक्सोन ज्वाइन कर गए और एक्सोन ज्वाइन करके ये हमारे पास आ गया mRNA, जिसकी आगे तो लगी हुई है एक कैप और पीछे लगी हुई है एक टेल। समझ आ गई मॉडिफिकेशंस इन यूकैरियोट्स। जो ट्रांसक्रिप्शन है उसमें क्या क्या मॉडिफिकेशन होती है, एक कैपिंग होती है, मिथाइल ग्वेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट की कैपिंग होती है, पॉली ए की टेल होती है, तो कैपिंग हो गई, टेलिंग हो गई, और लास्ट में होती है स्प्लिसिंग इन विच इंट्रॉन्स आर रिमूव्ड एंड एक्सोन्स आर जॉइंड। ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट द टॉपिक ट्रांसक्रिप्शन। हमने प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों का ट्रांसक्रिप्शन कर लिया है। टुमारो आई विल कम विद द नेक्स्ट टॉपिक। आई होप सभी डाउट्स तुम्हारे क्लियर हो गए होंगे। Further, if you have any doubt, then leave it in comment section and please like, share and subscribe my channel also. Thank you everybody.